हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी टाइम लाइन रहा है कोल्ड वॉर का, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी इससे पहले क्लास लिया था उसमें हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के क्या क्या कॉजेज रहे हैं, क्या रीजंस रहे जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1946 में, और क्या रीजंस रहे थे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इतनी हाइट पर जाने के बाद शीत युद्ध के, और उसके बाद एक देश बिल्कुल उसका विघटन हो जाता है, अपने पतन की तरफ चला जाता है। तो ऐसे क्या रीजंस रहे थे, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ओके, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोल्ड वॉर का जो डेवलपमेंट रहा है इसको यहाँ मैंने 7 राउंड्स में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको 7 राउंड्स को 1946 से 1987 तक। ओके, नेक्स्ट। सो कोल्ड वॉर के दौरान जो वर्ल्ड के जो देश थे, मेजर कंट्रीज थे, ये 2 गुटों में बढ़ चुके थे जिनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो कौन से वो देश थे? 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो थे इसमें था यूएसएसआर, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 4 कंट्रीज थे जो कि इस युद्ध में जीत चुके थे। इसके बाद दूसरा जो गुट था वो था धुरी राष्ट्रों का, जो कि थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, ये युद्ध में हार चुके थे और इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। ओके, हम बात करते हैं पहले चरण की, यानी फर्स्ट राउंड की। 1947 से 1950 तक का जो टाइम था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ चर्चिल का फुलटन में भाषण। ये हुआ है 5 मार्च 1946 को। चर्चिल जो ब्रिटेन के पीएम थे, कहाँ के पीएम थे? ये ब्रिटेन के पीएम थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन नाम की एक जगह पे इन्होंने अपना स्पीच दिया। और स्पीच जो था इतना एग्रेसिव था कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका पर, ब्रिटेन पर और अदर जो कंट्रीज़ थे, पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज़ थे, बेसिकली इन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि इन्होंने साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया था। और यहीं से कोल्ड वॉर का आगाज माना जाता है। यानी चर्चिल का फुलटन भाषण जो था ये पहला ऐसा कदम था जो शीत युद्ध का रीजन बना था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? 12 मार्च 1947 को ये ट्रूमैन प्लान आया था। ट्रूमैन जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनान जो था, यूनान में ब्रिटेन ने अपनी सेना लगा रखी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनान में से वापस वो अपनी सेनाएं बुला लेता है, बिकॉज ब्रिटेन काफ़ी उस वक्त कमज़ोर हो चुका था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब ब्रिटेन जब कमज़ोर हो गया है, काफ़ी उसकी स्थिति खराब होने लगती है, तो अपनी सेनाओं को बुला लेता है। अब यूनान जो था वहाँ कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, एक शक्ति शून्यता वहाँ पर थी। ठीक है, कोई स्थायी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ। तो क्या होता है, इस बात का फ़ायदा उठाता है यूएसएसआर। वो क्या करता है, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, इनकी हेल्प से वहाँ यूनान को प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही उसे टर्की को भी इसी तरह से प्रेशराइज करना शुरू किया कि यहाँ पर साम्यवादी सरकार जो है वो स्थापित हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं देना चाहते थे ट्रूमैन। तो ट्रूमैन ने क्या किया कि ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को ये घोषणा की कि हम साम्यवाद को स्थापित नहीं होने देंगे। और इस तरह से उन्होंने यूनान और टर्की को इकोनॉमिकली हेल्प किया। ठीक है, तो इसको हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। अब आता है मार्शल योजना। मार्शल योजना नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि 23 अप्रैल 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। मार्शल जो था ये एक विदेश सचिव था अमेरिका में। तो इस घोषणा में ये कहा गया कि साम्यवाद को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये भी वही बात थी। इसमें इन्होंने क्या किया है मार्शल योजना में कि पश्चिमी कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको इन्होंने हेल्प किया है फाइनेंशियली, और उनसे ये कहा है कि आप अपने देश में साम्यवादी सरकार स्थापित नहीं होने देंगे।
ठीक है, तो इस बात से जो यूएसएसआर था वो काफ़ी नाराज हो जाता है और मार्शल योजना को हम कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म भी कहते हैं, यानी साम्यवाद का अवरोधक। इसका सीधा सा मतलब था कि हम आपको हेल्प करेंगे, उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि आप अपने देश में साम्यवादी सरकार स्थापित ना होने दें। ठीक है, इसके बाद आता है जर्मनी का बंटवारा। जर्मनी का बंटवारा दो हिस्सों में कर दिया जाता है। एक हिस्सा था जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो अधिकृत जर्मनी का हिस्सा था, इसको मिलाकर वो उसका एकीकरण कर देते हैं और जो कि कहलाता है पश्चिमी जर्मनी। इसके साथ ही यहाँ दो हिस्से, दूसरा जो हिस्सा था वो था सोवियत संघ के पास, जिसको कि वो नाम देता है पूर्वी जर्मनी का। ठीक है, यहाँ दो हिस्से हो गए थे। पहला तो था पश्चिमी जर्मनी, ओके, और दूसरा था पूर्वी जर्मनी। ठीक है, ये दो हिस्से हो जाते हैं। पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर का और पश्चिमी जर्मनी था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई बर्लिन बीच में था। यूएसएसआर जो था वो बर्लिन की नाकाबंदी कर देता है। वो ये नहीं चाहता था कि भाई पश्चिमी देशों में, पश्चिमी जो हिस्सा है पश्चिमी जर्मनी का, उसमें जो भी मुद्रा चलाई जा रही है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है वो पूर्वी जर्मनी तक आए। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं यूएसएसआर में कि एक दीवार खड़ी कर दी जाती है दोनों के बीच में, बर्लिन में। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, अमेरिका एयरलिफ्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस बात से नाराज हो जाता है कि भाई बीच में दीवार क्यों खड़ी की गई है। तो ये एक बर्लिन का दीवार संकट बहुत काफ़ी टाइम तक चला था। इसके बाद दूसरी जो समस्या यहाँ पर क्रिएट होती है वो ये था कि भाई सोवियत संघ बाद में अपनी सेनाएं तो वहाँ से हटा लेता है। ठीक है, नाकाबंदी भी रोक दी जाती है, लेकिन अमेरिका नाराज हो जाता है। अमेरिका क्या करता है, सैनिक गुटबंदियां करनी शुरू कर देता है, और जिसमें सबसे पहले नाम आता है नाटो का। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 को स्टार्ट हुआ था, और इसमें अमेरिका के जो समर्थक कंट्रीज थे वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पहला एक ऐसा संगठन बनाया गया फर्स्ट राउंड में। इसके बाद अब होता है साम्यवादी चीन का उदय। पहले तो एक ही साम्यवादी भाई देश था, ठीक है, रूस, जिससे वो परेशान था। अब दूसरा भी एक आ जाता है उसका कॉम्पिटिटर, जो साम्यवादी चीन था। चीन जो है इसका उदय होता है 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पर माओ के नेतृत्व में क्रांति होती है। अब भाई माओ जो थे ये तो काफ़ी फेमस हैं, आप पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, आप उसमें इनको पढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक क्रांति इनकी बहुत फेमस है, इनके माओ के लाल दस्ते बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो साम्यवादी चीन का उदय हो जाता है। ठीक है, यहाँ अब रूस और चीन दोनों ही साम्यवाद का प्रसार करने लगते हैं। देन अब आती है कोरिया की समस्या। कोरिया में ये होता है कि भाई उत्तरी कोरिया जो था वो दक्षिणी कोरिया पर अटैक कर देता है। 1950 की बात है। उत्तरी कोरिया की तरफ से युद्ध लड़ता है सोवियत संघ, और दक्षिणी कोरिया की तरफ से यूएनओ की सेनाओं के साथ अमेरिका युद्ध लड़ता है। दोनों को काफ़ी एक दूसरे के साथ वो क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, और 8 जून 1953 को ये कोरिया युद्ध खत्म तो हो जाता है, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड की हमने बात की। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड यानी 1950 से 1953। तो यहाँ मेजर 2 इवेंट्स हुए थे, 2 घटनाएं थी। पहला तो ये कि अमेरिका और जापान की शांति संधि हुई थी 1951 में। तो अमेरिका और जापान की संधि में हुआ ये था कि भाई कोरिया युद्ध चल रहा था। कोरिया युद्ध के दौरान ही ये शांति संधि हुई थी। इसमें पश्चिमी जो देशों के साथ अमेरिका ने भी जापान के साथ संधि की, और जिसकी वजह से यूएसएसआर नाराज हो जाता है। वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी करता है कि ये संधि ना होने पाए, बट ऐसा होता नहीं है। उसके विरोध के बावजूद भी अमेरिका और जापान की शांति संधि 1951 में होती है। दूसरा था सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण 1953। सोवियत संघ ने आणविक परीक्षण तो 1949 में ही कर लिया था। होता ये है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट किया,
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में भी। तो जब अटैक किया तो उस वक्त पता चला यूएसएसआर को कि अमेरिका न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उसने परमाणु परीक्षण किए हुए हैं, ठीक है, परमाणु हथियार हैं उसके पास। इस बात से यूएसएसआर शॉक्ड हो जाता है, और इस बात से और ज़्यादा शॉक्ड होता है कि भाई ब्रिटेन को ये बात पता थी लेकिन यूएसएसआर को नहीं थी, जबकि ये सभी मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। तो यहाँ यूएसएसआर नाराज हो जाता है और 4 साल के बाद ही 1949 में ही वो परमाणु परीक्षण करता है और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उसमें वो इजाफा करता रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राउंड है तीसरा चरण। ओके, तीसरे चरण में एक इम्पॉर्टेंट घटना ये हुई थी, हिंद चीन का प्रश्न हुआ था 1954 में। हो ची मिन है ना, और फ्रांस की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है हिंद चीन के लिए। तो यहाँ पर हो ची मिन को सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर और चाइना, ठीक है। तो यहाँ एक युद्ध छिड़ जाता है और इसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, एक संधि होती है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम इनके बीच में, ठीक है। और एक समझौता भी हो जाता है, लेकिन उस समझौते का पालन नहीं किया जाता है और इसके बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम साम्यवादी जो गुरिल्ला थे इनके बीच में, दक्षिणी वियतनाम के बीच में फिर से युद्ध छिड़ता है। उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट करता है यूएसएसआर और चाइना, और दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट करता है अमेरिका, ठीक है। तो 1953 से 1970 तक का जो ये टाइम पीरियड रहा है, इस वक्त ये हिंद चीन का प्रश्न भी एक रीजन बना रहा कोल्ड वॉर का। इसके बाद सीटों का निर्माण होता है 8 सितंबर 1954 को, और ये एक सैन्य संधि थी। देन सोवियत संघ को ये लगता है कि भाई अब मुझे भी सैन्य संधि करनी चाहिए, कुछ ऐसा एक सैनिक गुट बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो वार्सा पैक्ट बनाता है 14 मई 1955 को। ओके, इसके बाद बात करते हैं हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप की 1956 में। और जब हंगरी में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है तो इसका काफ़ी विरोध किया जाता है पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा। देन स्वेज नहर की समस्या, ये भी एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था 1956 में ही। होता ये है कि भाई फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन, ये तीनों मिलकर एंग्लो फ्रेंच यहूदी, ये तीनों मिलकर मिस्र पर अटैक कर देते हैं। स्वेज नहर एक ऐसी नहर है जिससे काफ़ी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं अदर कंट्रीज़ के भी। तो यहाँ पर ये एंग्लो फ्रेंच जो यहूदी हैं अपने इंटरेस्ट के लिए स्वेज नहर के लिए मिस्र पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त तक यूएसएसआर जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है, वो मिस्र को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये कहता है भाई ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल से कि आप अपनी सेनाएं पीछे ले लीजिए, अदरवाइज मैं न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह की बात होती है। यूएनओ बीच में आता है। यूएनओ के काफ़ी समझाने के बाद फिर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल अपनी सेनाएं वापस ले लेते हैं और ये युद्ध टल जाता है। देन आइजनहावर सिद्धांत, जून 1957 में। आइजनहावर सिद्धांत क्या था? इसमें होता ये है कि अमेरिका की जो सीनेट है वो अमेरिकन राष्ट्रपति को ये पावर्स दे देती है कि भाई मध्य पूर्व का जो एरिया है वहाँ से साम्यवाद को हटाने के लिए आप अमेरिकी सेनाओं का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्वविवेक से, ठीक है। तो यहाँ ये पावर आ जाती है राष्ट्रपति के पास कि भाई अगर साम्यवाद को हटाना है तो वो सेनाओं का यूज़ कर सकता है अपने स्वविवेक से, किसी की परमिशन की इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये आइजनहावर सिद्धांत दिया गया था, तो इससे एक पावर और बढ़ जाती है राष्ट्रपति की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, चौथा चरण है 1957 से 1962 तक का। क्रुश्चेव जो सोवियत प्रधानमंत्री थे ये अमेरिका की यात्रा करते हैं सितंबर 1959 में, और एक कोशिश की जाती है कि कोल्ड वॉर को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसके बाद ही U-2 विमान कांड हो जाता है 1 मई 1960 को। होता ये है कि अमेरिका का एक जासूसी विमान था U-2 जो कि सोवियत संघ में पकड़ा जाता है, और इस बात से दोनों ही देश नाराज हो जाते हैं। सोवियत संघ नाराज हो जाता है कि भाई हमारे कंट्री में आपने जासूसी विमान भेजा, जबकि हमने पहल की दोस्ती की, एक शीत युद्ध को ख़त्म करने की। और अमेरिका नाराज हो जाता है कि उसके जासूसी विमान U-2 को पकड़ लिया गया सोवियत संघ के द्वारा।
इसके बाद होता है पेरिस शिखर सम्मेलन 16 मई 1960 को। तो पेरिस शिखर सम्मेलन में होता यह है कि यहाँ पर चारों देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इनके जो शासनाध्यक्ष थे, लीडर्स थे, वो मिलते हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि जो U-2 विमान कांड था इसको वहाँ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ख्रुश्चेव इस बात से नाराज़ थे काफ़ी और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई आइजनहावर जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, वो उनसे माफ़ी मांगे। बट ऐसा होता नहीं है। आइजनहावर शेक हैंड भी करना चाहते हैं लेकिन ख्रुश्चेव नहीं करते हैं। और जो सेकेंड राउंड था पेरिस शिखर सम्मेलन का, उसमें भी वो दूसरे सत्र में भाग नहीं लेते हैं और एक तरह से पेरिस सम्मेलन असफल हो जाता है। इसके बाद आता है बर्लिन दीवार संकट 1961 में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग थे और फिर बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी जाती है और इसका काफ़ी विरोध किया जाता है अमेरिका के द्वारा। देन क्यूबा की घटना होती है 1962 में। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा भी है बे ऑफ पिग्स। ठीक है, तो ये भी क्यूबा से ही रिलेटेड है, बे ऑफ पिग्स। ठीक है, तो यहाँ बे ऑफ पिग्स का मतलब ये था यहाँ कि क्यूबा में अमेरिकी सैनिक भेजे जाते हैं, अमेरिका वहाँ पर नाकेबंदी कर देता है। होता ये है कि भाई क्यूबा जो है अमेरिका के पास एक टापू है। ओके, तो अमेरिका के पास टापू है लेकिन यूएसएसआर वहाँ पर अपनी साम्यवादी गवर्नमेंट स्थापित करता है फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में, या फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बनते हैं और एक साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। लेकिन इससे यूएसए यानी अमेरिका काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो क्या करता है, क्यूबा की नाकेबंदी कर देता है। ठीक है, अब उससे पता ये चलता है कि भाई रूस जो है, यूएसएसआर जो है, वो वहाँ सैनिक अड्डे बना रहा है। अमेरिका इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और अपनी नाकेबंदी वहाँ पर कर देता है और यूएनओ को जब ये लगने लगता है कि भाई दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट होने लगी है, और उस वक्त यूएनओ के जो महासचिव थे वो मिस्टर यू थांट थे। काफ़ी कोशिशें करते हैं मिस्टर यू थांट, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। अमेरिका जो था वो अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं होता है और यूएसएसआर जो था वो अपने जहाज़ों के थ्रू क्यूबा में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था हथियारों का और अदर चीज़ों का, वो बंद नहीं करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर सोवियत जो प्रधानमंत्री थे ख्रुश्चेव, उनको ये लगता है कि भाई अब इसको यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, तो वो वहीं स्टॉप कर देते हैं और युद्ध होने से टल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं MRBM लॉन्च साइट 1 और ये क्यूबा का है। पांचवा चरण 1962 से 69 तक का ही टाइम था। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि होती है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में 25 जुलाई 1963 को, और इसमें ही कहा जाता है कि भाई हवा में यानी वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और समुद्र के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद होता है हॉटलाइन एग्रीमेंट 1963 में। हॉटलाइन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अमेरिका और यूएसएसआर के जो भी लीडर्स हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, युद्ध जैसी स्थिति होने वाली है, तो फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे रेडियो और टेलीफोन के जरिए, जिससे कि जो संभावित प्रॉब्लम है, आने वाली प्रॉब्लम है, उसको रोका जा सके। तो इसी को हम हॉटलाइन एग्रीमेंट कहते हैं। देन होता है भारत और पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध को इसलिए शामिल किया गया कि भाई जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तो भारत को सपोर्ट करता है यूएसएसआर और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका। ठीक है, दोनों ही अलग अलग देशों को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अरब इजराइल युद्ध में भी यही होता है, 1967 में हुआ था। इसमें अरब को सपोर्ट करता है यूएसएसआर और इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, और दोनों ही यहाँ भी अलग अलग विचारधाराएं यहाँ देखने को मिलती हैं। ओके, छठवां चरण 1969 से 78 तक का ही टाइम था। इस टाइम पीरियड में काफ़ी एग्रीमेंट किए गए और ये कोशिश की गई कि जो कोल्ड वॉर है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मास्को बॉन समझौता होता है 1970 में,
बर्लिन समझौता 1971 में, और बर्लिन की जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व कर दिया जाता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में भी सेटलमेंट कर दिया जाता है 1972 में। दो जर्मनी राज्यों का सिद्धांत 1972 में। दो जर्मनी राज्यों में होता यह है कि पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को मान्यता दे देते हैं और उसके बाद फिर यूएनओ के भी मेंबर बन जाते हैं। देन हेलेंस्की सम्मेलन होता है 1973 में। इसके बाद कंबोडिया में युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1975 में, और वियतनाम युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है 1975 में। अमेरिका और चीन में जो रिलेशन है वो अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो रिलेशन इनके बीच में अच्छे हुए हैं इसका इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है 1977 में, और इसके बाद इजराइल और मिस्र के बीच में कैंप डेविड समझौता होता है, और ये होता है 26 अप्रैल 1979 को। तो ये कुछ कोशिशें थी कि कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सके। अब बात करते हैं हम सातवें चरण की, यानी 1979 से 87 तक का जो टाइम था। इस दौरान क्या होता है कि 27 सितंबर 1979 को अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप किया जाता है। इस बात से नाराज होकर साल्ट 2 पर जो बहस थी वो रोक दी जाती है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सोवियत संघ अपनी सेनाएं वहां से वापस नहीं लेता है। और इस दौरान जो राष्ट्रपति कार्टर थे ये खाड़ी सिद्धांत देते हैं। खाड़ी सिद्धांत का मतलब यहाँ ये था कि अगर कोई भी बाह्य शक्ति खाड़ी देशों में इंटरफेरेंस करती है तो अमेरिका इसे अपने हितों के लिए खतरनाक समझेगा, और उस बाह्य शक्ति को वहाँ से सैनिक शक्ति के द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। और इसी दौरान वो एक रैपिड डेवलपमेंट फोर्स भी बनाते हैं और इसे फारस की खाड़ी में तैनात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने लगता है, 1979 की बात है, और धीरे धीरे कोशिशें की गई थी सोवियत संघ के द्वारा कि दक्षिण पूर्व एशिया को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जा सके। सोवियत संघ अधिक शक्तिशाली होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टार वार प्रोग्राम आता है 23 मार्च 1983 में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति रीगन ने एक अंतरिक्ष युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट कर दी थी। उन्होंने 2000 लगभग युद्धयान जो थे वो अंतरिक्ष में तैनात कर दिए मित्र राष्ट्रों की सेफ्टी के लिए। अब भाई मित्र राष्ट्र में कौन बसता है? मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके बाद छोटे छोटे अदर कंट्रीज जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। लेकिन मित्र राष्ट्र में 3 बड़े कंट्रीज थे। सोवियत संघ से तो इसके रिलेशन अब खराब ही चल रहे थे। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और स्पेस में लगभग 2000 के करीब युद्धयान स्थापित कर दिए जाते हैं। शीत युद्ध के अंत के कारण, किस तरह से शीत युद्ध खत्म होता है और क्या रीजंस रहते हैं सोवियत ब्लॉक के कमज़ोर होने के, तो इसके पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, ठीक है, और 29 जनवरी 7 नवंबर 1989 को यानी 89 को हंगरी में, 29 जनवरी 1990 को पोलैंड में, 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में और 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में। इन सभी देशों में जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो उसका शासन खत्म हो जाता है। तो भाई जब कम्युनिस्ट सरकार का शासन खत्म हो जाएगा तो एक तरह से यूएसएसआर जो है वो कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। इसके साथ ही यूगोस्लाविया और सोवियत समर्थक कुछ अन्य जो राज्य थे यहाँ पर साम्यवाद की जगह राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ थी वो स्थापित हो जाती हैं, उनकी पावर्स काफ़ी बढ़ जाती है। देन सोवियत संघ और चीन के मध्य वैचारिक मतभेद। अब ये वैचारिक मतभेद किस तरह से क्रिएट होते हैं? दोनों ही जो देश थे ये कम्युनिज्म इसमें सरकार थी। स्टार्टिंग में होता ये है कि दोनों में तो काफ़ी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद 71 के दौरान हमने देखा कि अमेरिका की चीन के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अमेरिका के जब चीन के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो रूस जो है यानी यूएसएसआर जो है वो नाराज़ होना उसका ऑब्वियस था, स्वाभाविक था। इसके साथ ही चीन जो है वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है। बहुत ही जल्दी चीन ने अपना डेवलपमेंट किया।
इसके साथ ही यूएनओ का एक स्थायी सदस्य बन जाता है और वीटो पावर्स उसके हाथ में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये यूएसएसआर को पसंद नहीं आती हैं। इसके साथ ही माओ के साथ उनके रिलेशन थे वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं और यूएसएसआर की पावर्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं और एक तरह से वो अकेला पड़ने लगता है। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप में जहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने की काफ़ी कोशिशें की यूएसएसआर ने, वहाँ के देशों में एक स्वतंत्रता की लहर आ जाती है कि अब हमें स्वतंत्र होना है। तो इस तरह से वो कम्युनिज्म को नकार देते हैं और राष्ट्रवादी जो सरकार हैं उनको वहाँ स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है उसका। फाइनली 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने जो 1946 के फुलटन भाषण से लेकर सोवियत संघ के 1991 में विघटन तक की जो भी टाइमलाइन है उसको डिस्कस किया। तो आई होप सो आपको क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉर अपकमिंग माय वीडियोस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।